हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, एक न्यू यूनिट के बारे में जो है हम लोग का क्लास 12 का, और वो है यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बेसिकली कुछ सिंपली डेरिवेशन और कुछ बेसिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग का लेक्चर के ऊपर चलते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ हम लोगों को पहले से ही मालूम है इसमें। तो ये चैप्टर में ज्यादा तकलीफ तो होगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ डेरिवेशन है जो थोड़ा लेंदी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों का बोर्ड के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला है, हम लोग का चैप्टर का नाम जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो है हम लोग का यूनिट 2 एनसीईआरटी। और इस चैप्टर से बेसिकली 1 मार्क आना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन तो एक तो आएगा ही आएगा इससे। तो 3 मार्क का क्वेश्चन मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं पहले करंट से, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जैसे कि यूनिट 1 पे हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा है कि चार्ज के बारे में। तो यूनिट 1 जो था हम लोगों का वो था यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यूनिट 2 है हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस जो है वो है, इसमें बैटरी और डीसी सोर्स यूज होता है और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स यूज होना चाहिए। डीसी भी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग चार्ज से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है, मतलब यूनिट 1 का है। चार्ज क्या था हम लोगों का? चार्ज बेसिकली हम लोग 2 टाइप चार्ज देखा है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो कोई भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से तो उस ऑब्जेक्ट में जो चीज दिखाई पड़ता है वही होता है हम लोग का चार्ज। जब उससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। तो चार्ज बेसिकली हम लोग चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, ठीक है। तो चार्ज से अभी क्या आएगा? अभी आएगा करंट। तो करंट का डेफिनेशन ये है कि पर यूनिट टाइम पे कोई कंडक्टर में से जितना चार्ज फ्लो करेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वही होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक कंडक्टर, ठीक है, ये एक कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है जब हम लोग इसको कोई बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स डालने से भी हो जाएगा। तो यहां से अगर इस बैटरी में टोटल क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज टोटली डिस्चार्ज होने में टी टाइम लगता है, तो इनमें से करंट जो है वो कितना फ्लो करेगा? देखो, टी टाइम पे कितना चार्ज डिस्चार्ज होता है? क्यू। मींस टी टाइम पे जो क्यू चार्ज है वो इस कंडक्टर से फ्लो करता है। कंडक्टर या फिर बल्ब या कोई भी कुछ हम लोग मान सकते हैं। तो टी टाइम पे टोटल क्यू चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो होता है। तो यूनिट टाइम मतलब 1 टाइम पे कितना होगा? U बाई टी। और यूनिट टाइम पे जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट I, ठीक है। तो करंट का डेफिनेशन क्या होगा?
पर यूनिट टाइम पे कोई कंडक्टर में से या कोई वायर में से जितना चार्ज फ्लो होता है वही होता है उसका करंट। तो उसका यूनिट जो है यूनिट सीजीएस पे और एसआई पे। तो सीजीएस पे बेसिकली जरूरत नहीं है, एसआई यूनिट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसआई यूनिट जो है क्यू का एसआई यूनिट होता है कूलम मतलब चार्ज का, और टाइम का होता है सेकंड मतलब कूलम पर सेकंड। उसी को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का क्या चीज, करंट। समझ में आएगा। फिर सीजीएस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं चार्ज को स्टेट कूलम और टाइम को सेकंड। तो ये आ जाएगा स्टेट कूलम पर सेकंड, जो बेसिकली हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग करंट तो देख लिया है। तो अभी देखते हैं करंट के ऊपर बेस करके हम लोगों के जो ऑब्जेक्ट्स है या सब्सटेंस है, इन सबको हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 टाइप्स क्या होता है, एक होता है हम लोगों का कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में तो हम लोगों ने यूनिट 1 पे देखा ही है। तो फिर से मैं रिमेंबर करा देता हूं कि कंडक्टर जो होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन पास होता है, और इंसुलेटर में से डोंट पास इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर है इन दोनों का मिडल का स्टेट। ठीक है, मतलब बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है वो करंट को पास नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रॉन उनमें से पास नहीं होता। बेसिकली सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन उनमें से पास नहीं होता, लेकिन कोई भी विशेष क्षेत्र में मतलब कोई भी स्पेशल सिचुएशन में ये करंट को पास कराता है। वो मतलब स्पेशल सिचुएशन जो है इनमें अगर हम लोग कुछ ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब, और नहीं तो इनमें अगर हम लोग कोई दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिक्स्ड कर देते हैं तब ये सेमीकंडक्टर जो है वो थोड़ा सा कंडक्टर पे काम करते हैं, मतलब तब जाके इनमें से करंट जो है वो पास होता है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा अलग सा यूनिट 10 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग बाद में देख लेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी बात करते हैं हम लोग करंट के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या हो गया, जिनमें से करंट पास होता है वो होता है कंडक्टर, जिनमें से करंट पास नहीं होता वो होता है हम लोग का इंसुलेटर। अभी देखते हैं हम लोग का जो छोटे क्लास में भी देखा है हम लोग को ओहम्स लॉ। ठीक है, ये तो क्लास 10 में भी देखा है हम लोगों ने ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ जो है वो बेसिकली बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लो लेवल का हो गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम लोगों को बहुत काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ना तो चाहिए। तो ओहम्स लॉ क्या था, कोई भी कंडक्टर या रेसिस्टेंस मान लो या कोई भी चीज, अगर इनमें से करंट जो है वो पास होता है, करंट मान लेते हैं आई। ठीक है, जो करंट जो है ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया ए पॉइंट का पोटेंशियल ए भी है और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, पोटेंशियल जो है वी ए माइनस वी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई।
यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी आई माइनस वी बी, वो हम लोगों का V के साथ इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई पोटेंशियल और कोई चीज है ही नहीं जो पोटेंशियल को लॉस और गेन कर सके। जितना पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया है वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो मतलब वी एम माइनस वी बी को हम लोग लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अभी चलते हैं मैथमेटिक्स पे। तो प्रोपोर्शनल टू साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पर हम देते हैं R। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू साइन हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ता है, यहाँ पर हम लोगों ने दिया है R। तो R क्या है? R है बेसिकली हम लोगों का रेसिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं? R को बोलते हैं हियर R denotes resistance of the wire। ठीक है, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वही को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हम लोग रेसिस्टेंस का डेफिनेशन भी देख सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, वोल्टेज कोई भी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो बनता है वही होता है हम लोगों का रेसिस्टेंस R। हो गया। अभी देखते हैं रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। देखो, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है हम लोगों का वोल्ट और करंट का एम्पियर। दैट मीन्स R का होगा वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओहम, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ग्रीक वर्ड ओहम। ठीक है, तो R का क्या हो गया? R का यूनिट क्या हो गया हम लोग का? ओहम। तो यहां पर हम लोगों ने R का यूनिट भी देख लिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग 1 ओहम इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि R का वैल्यू कब 1 होगा? जब V इक्वल्स टू 1 होगा और I इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, देखो V इक्वल्स टू 1 और I इक्वल्स टू 1 में से 1 by 1 मीन्स 1। तो 1 ओहम का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी कंडक्टर पे अगर 1 वोल्ट, क्योंकि ओहम जो है वो है ऐसा यूनिट, ओहम जो है वो है ऐसा यूनिट, तो वोल्टेज भी लिख सकते हैं हम लोग वोल्ट जो है ऐसा ही, और करंट भी लिख सकते हैं हम लोग एम्पियर जो है ऐसा। तो कोई भी कंडक्टर पे अगर हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और इसलिए उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तब जाके उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे 1 ओम। ठीक है, कोई भी कंडक्टर पे अगर हम लोग 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और उस टाइम पे उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास होता है, तब जाके कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ओहम। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली रेसिस्टेंस बोल के क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखते हैं, जब हम लोग मान लो यहां पर एक बकेट है या ड्रम है, इनमें एक पाइप है। ठीक है, तो पाइप से पानी, वाटर टैंक फुल है, तो पाइप से क्या होगा? पानी तो निकलेगा। ठीक है, अगर पाइप को हम लोग बहुत इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे करके बहुत इंक्रीज कर देते हैं, तब क्या होगा? तब जो है पाइप से पानी तो निकलेगा, लेकिन उसका स्पीड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। कोई भी पाइप अगर हम लोग बहुत लंबा लेते हैं, तब क्या होता है? उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, स्पीड जो है वो कम जाता है। तो वहां पर क्या होता है? स्पीड क्यों कम होता है? क्वेश्चन बनता है हम लोग का कि स्पीड जो है वो
क्यों कम होता है? बेसिकली पाइप से जब वाटर जब पास होता है तब पाइप का जो वाल है, मतलब पाइप का जो प्लास्टिक का वाल है, उनमें से जाने के टाइम पे फ्रिक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल में भी फ्रिक्शन होता है, वाटर और प्लास्टिक के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब पाइप से जब पानी जाता है तब क्या होता है, पाइप में ऐसा कुछ चीज है जो इसका वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है, इसको रोक रहा है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग का करंट के चैप्टर में। जब यहां से वोल्टेज मतलब करंट पास होता है तब कंडक्टर में ऐसा कुछ चीज है, ऐसा कुछ तो है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस हमेशा करंट को ओपोज करेगा, मतलब करंट को आने से रोकेगा। ठीक है, वही होता है हम लोग का रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? चलो ठीक है, ये हो गया हम लोग का ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस भी हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी हम लोग का क्लास 10 का है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या चीज है। मान लेते हैं कि यहां पर बहुत सारा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे करके दे रहे हैं जिगजैग पाथ। ये है हम लोग का सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आते हैं मान रेजिस्टेंस के बारे में। तो मान लेते हैं यहां पर 3 रेजिस्टेंस, कोई भी मान लो R1, R2, R3, कोई भी रेजिस्टेंस यहां पर है और ये तीनों रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है और इसलिए इनमें से करंट आए जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी पोटेंशियल के लिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है और इनमें से करंट I पास हो रहा है। अगर हम लोग इन 3 रेजिस्टेंस को हटाकर कोई भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज करते हैं, जिसलिए यहाँ पर भी पोटेंशियल के लिए करंट I पास होगा, तो उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है, इन 3 रेजिस्टेंस मिलके जो काम कर रहा है वो अकेला R रेजिस्टेंस जो है सेम काम कर रहा है, तो इसलिए इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हम लोग का R। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 दिया है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कोई भी रेजिस्टेंस मान लो, अगर सब रेजिस्टेंस का काम अकेला कोई भी रेजिस्टेंस कर सकता है तो इन सब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। यहां पर 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं। एक हो जाएगा हम लोग का सीरीज, दूसरा हो जाएगा हम लोगों का पैरेलल, तीसरा हम लोगों का हो जाएगा मिक्स्ड, जिनमें सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। तो सीरीज और पैरेलल का जो है वो तो हम लोगों को डिराइवेशन देखना पड़ेगा और मिक्स्ड का जो है वो हम लोगों का सिर्फ न्यूमेरिकल देखने से काम चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है, मतलब डिराइवेशन देखना है, और मिक्स्ड का जो है वो हम लोगों को न्यूमेरिकल करने से हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसका डिराइवेशन और कोई भी रेसिस्टेंस सीरीज पे होने से इन लोगों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। कोई भी रेसिस्टेंस जब सीरीज पे होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। तो सीरीज पे क्या होता है, कोई भी एक रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस के साथ ऐसे करके जुड़ा होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है। मतलब कोई भी रेसिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है वो दूसरा रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करने से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मिलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग पोटेंशियल दिया है V, और V पोटेंशियल देने से इनमें से करंट पास होता है I, और इन सब रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं R1, R2, R3, ठीक है। तो इन तीनों रेसिस्टेंस का पर्टिकुलर यहां पर वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग VA, यहां पर मान लेते हैं VB, यहां पर मान लेते हैं VC, यहां पर मान लेते हैं VD, ठीक है। यहां पर 4 पॉइंट है, यहां पर हम लोगों ने 4 पॉइंट पे वोल्टेज मान लिया VA, VB, VC एंड VD, ठीक है। और चारों में से करंट यहाँ पर I ही पास होगा, क्योंकि करंट डिवाइड होने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रोड नहीं है यहाँ पर डिवाइड होने के लिए। तो इन तीनों में से करंट I पास होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग V इक्वल्स टू IR, मतलब ओहम्स लॉ फॉर रेसिस्टेंस R1 के लिए क्या होगा, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB इक्वल्स टू I R1। R2 का क्या होगा, VB माइनस VC इक्वल्स टू I R2, और R3 का क्या होगा, VC माइनस VD इक्वल्स टू I R3। इसके लिए ओहम्स लॉ अप्लाई किया, इसके लिए किया, इसके लिए किया, मतलब R1 का दो टर्मिनल का पोटेंशियल है VA VB, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू IR। इसका रेजिस्टेंस है R1, करंट तो इनमें से I पास हो रहा है, तो दैट मींस I R1, ठीक है। सिमिलरली R2 के लिए, R3 के लिए अभी इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, VB VB कैंसिल, VC VC कैंसिल, रह जाएगा VA माइनस VD इक्वल्स टू I, कॉमन लेने से R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और VA माइनस VD क्या होगा हम लोगों का, अप्लाइड वोल्टेज V, मतलब V इक्वल्स टू I कॉमन लेने से R1 प्लस R2 प्लस R3। VA माइनस VD इक्वल्स टू V क्यों होगा, क्योंकि ये हम लोगों का ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसमें, और D पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या होगा, VA माइनस VD इक्वल्स टू हम लोगों का जो है V हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हम लोगों को ये तीनों रेसिस्टेंस हटाकर एक रेसिस्टेंस हम लोगों ने दे दिया, जो है हम लोगों का कैपिटल R, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा V रहेगा, और करंट भी सेम रहेगा I रहेगा, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि ये R1 R2 R3 क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहां पर भी ओहम्स लॉ अप्लाई करने से क्या आएगा, V इक्वल्स टू I, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करने से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसल, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हम लोग का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब कोई भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज पे होता है, कोई भी मान लो 3 4 5 10, कोई भी रेसिस्टेंस सीरीज पे होने से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उन सारा रेसिस्टेंस का समेशन, ठीक है। तो मतलब यहां पर अगर
n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ठीक है, ये है हम लोगों का मेन फॉर्मूला। ये हो गया हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज को बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। तो इसका सर्किट जो है वो ऐसा होना चाहिए, R1, R2, R3। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, करंट I पास होगा। लेकिन यहां पर करंट I जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस से मान लेते हैं करंट I1, इससे करंट I2, यहां से करंट I3। लेकिन तीनों का जो है एक कॉमन पॉइंट है, वो है ये पॉइंट। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, क्योंकि R1 जो है वो डायरेक्टली V से जुड़ा हुआ है, R2 भी V से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और R3 भी V से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का हो जाएगा V। फिर से अगर हम लोग अभी ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल्स टू IR, तब R1 के लिए क्या होगा? R1 के लिए होगा V इक्वल्स टू I1 R1। तो यहां से अगर हम लोग I1 इक्वल्स टू V बाई R1 कर सकते हैं। R2 के लिए V इक्वल्स टू I2 R2, दैट मीन्स I2 इक्वल्स टू V बाई R2। R3 के लिए V इक्वल्स टू I3 R3, तो I3 इक्वल्स टू V बाई R3। ठीक है, और यहां पर जो है इन तीनों करंट कहां से आया है? I से। तो दैट मीन्स I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इन तीनों को सम करने से क्या आएगा? V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, इन तीनों को सम करने से ऐसा आएगा। तो यहां से अगर हम लोग V कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो सेम इन तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर अगर हम लोग कोई भी रेसिस्टेंस R यूज करते हैं जिसके लिए सर्किट का मेन करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम रहता है, मतलब V और I सेम रहता है, तो इन दोनों इस R को बोलेगा कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसको एक नंबर डाल देते हैं। तो यहां पर भी ओहम्स लॉ अप्लाई करने से V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाई R, इसको 2 नंबर डाल देते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तब क्या होगा? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हम लोग का आ जाएगा V बाई R इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V कैंसल, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब 3 रेसिस्टेंस पैरेलल होने से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो होगा 1 बाई करके उसका सम। ठीक है, तो यहां पर 3 नहीं होंगे, 4 5 6 7 n नंबर तक हो सकता है। तो n नंबर तक होने से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 1 बाई R सफिक्स n इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई R। ये हो गया हम लोगों का मेन फॉर्मूला पैरेलल रेसिस्टेंस। ठीक है, 1 बाई RN इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 1 बाई R।
ठीक है, ये हो गया हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मिक्स के बारे में, जो बेसिकली हम लोग का न्यूमेरिकल के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स का सर्किट कैसा हो सकता है वो मैं थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। मिक्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सीरीज और पैरेलल से, क्योंकि सीरीज और पैरेलल दोनों मिलके बनता है हम लोग का मिक्स। ठीक है, तो मिक्स का सर्किट कोई एक सर्किट नहीं, बहुत सारा सर्किट हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर दो सीरीज पे डाल दिया, उसके साथ एक पैरेलल पे डाल दिया, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों का सीरीज करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का सीरीज के साथ ये पैरेलल करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो पैरेलल पे दे दिया, ये भी मिक्स बन गया। ऐसा करके बहुत सारा सर्किट हो सकता है। यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है मिक्स्ड का। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इंफिनिटी तक कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं मिक्स्ड के लिए। ठीक है, तो इन सब का न्यूमेरिकल हम लोग कोई दूसरा लेक्चर में देखेंगे। अभी थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं थोड़ा। यहां पर तो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देख लिया है। तो अभी हम लोग सीरीज पैरेलल सेल के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल बायोलॉजी का सेल नहीं है, ये फिजिक्स का सेल है। सेल मतलब है हम लोगों का जनरली हम लोग सेल को बैटरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेल बैटरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों एक्यूरेटली सेल और बैटरी इक्वल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सेल मिलके जो है वो बैटरी हो सकता है, या फिर एक सेल से एक बैटरी भी बन सकता है, 2 सेल से भी एक बैटरी बन सकता है, 10 सेल से भी एक बैटरी बन सकता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो सेल का जो है सिंबल जो है वो है हम लोगों का ये। ठीक है, सेल का सिंबल है हम लोगों का ए। ये सिंबल कुछ जाना पहचाना है इसके साथ। इसका जो सिंबल है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर का याद रखना, कैपेसिटर का दोनों डंडा जो है वो इक्वल है, और सेल का और बैटरी का एक लंबा होगा और एक छोटा होगा। लंबा जो है उसको बोलते हैं प्लस, छोटा जो है वो है माइनस। ये फिक्स्ड है, मतलब इसको प्लस और इसको माइनस हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ पे ज्यादा है उसको ही हम लोगों को पॉजिटिव देना पड़ेगा, जो लेंथ से छोटा है उसको हम लोगों को नेगेटिव देना होगा। तो ये हम लोग का फिक्स्ड है। तो सेल का डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं? सेल यानी कि जो चीज हम लोग को वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करते हैं वही होता है जनरली सेल। ठीक है, सेल का काम क्या है? सेल का काम है हम लोग का पावर सप्लाई। जब हम लोगों को पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, मतलब वोल्टेज या करंट, तो हम लोग सेल जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल में भी थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब सेल का हम लोग पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सेल में परेशानी क्या है? देखो, एक सेल हम लोग जब कोई भी एक बैटरी ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हम लोग का एक सेल। इसको मान लिया पॉजिटिव, इसको मान लिया नेगेटिव। ये जो है ये हमको करंट प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इसका मान लेते हैं हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो है ई। ठीक है,
ईएमएफ मतलब कोई भी बैटरी के ऊपर देखना लिखा होगा 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम लोग बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को हम लोग वोल्टमीटर और मल्टीमीटर से मेजर करेंगे इसका वोल्टेज, तो जितना लिखा होगा 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट वहां से थोड़ा कम हम लोगों को दिखाई देगा कोई भी नया सेल या बैटरी लेने से भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने हम लोगों के साथ 2 नंबर ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा होता है इन्होंने 3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, ये लिखा होता है ईएमएफ के बारे में, मतलब इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इसका जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर का वो। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल नहीं है। ठीक है, वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो, सेल में भी कुछ लिक्विड या उसका कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेल तो वैसे हम लोग का बैटरी लेने से, बैटरी तोड़ के देखने से इस पे बहुत सारा मटेरियल्स मिलेगा। तो उन मटेरियल्स का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब सेल में से जब करंट पास होता है तब सेल का जो अपना रेजिस्टेंस है वो करंट को ओपुस करता है। ठीक है, तो सेल का जो अपना रेजिस्टेंस है इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का जो खुद का रेजिस्टेंस है, और सर्किट का और बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो है हम लोगों का आर। तो जब हम लोग इसका वोल्टेज मेजर करेंगे, मान लो यहां से हम लोग आर भी अभी हटा दिए, हम लोग इसको डायरेक्ट वोल्टमीटर के साथ जोड़ के वोल्टेज जो है वो मेजर करेंगे। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया हम लोगों का, करंट तो यहां से पास होगा। तो इसका जो ईएमएफ है और इसका जो वोल्टेज है वो होगा इसका ईएमएफ माइनस आई। ठीक है, वोल्टेज जो है वो होगा इसका ईएमएफ माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अगर हम लेते हैं V डैश। ठीक है, तो हम लोग जब वोल्टमीटर से मेजर करेंगे V इक्वल्स टू उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस उसका खुद का रेजिस्टेंस के लिए जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो। ठीक है, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, उस सेल का 2 टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका जो ईएमएफ है वो माइनस उसका खुद का रेजिस्टेंस के लिए जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई। क्योंकि इस सर्किट का सब कुछ सीरीज पे जुड़ा हुआ है, तो मान लिया करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर आर क्या होगा, बैटरी का जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है, तो इसलिए V डैश का वैल्यू हम लोगों ने बिठा दिया आई स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर स्मॉलर क्या है, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको हम लोग V इक्वल्स टू आई आर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेल। तो अभी हम लोग देखेंगे सेल का भी हम लोग कॉम्बिनेशन जो है वो कर सकते हैं। सेल का भी सिमिलर है रेजिस्टेंस के साथ, सीरीज भी बन सकता है, पैरेलल भी बन सकता है और मिक्स्ड भी बन सकता है। ठीक है, तो सेल का भी देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो सीरीज पे अगर कुछ सेल कनेक्ट होगा तब सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोगों को डिटरमाइन करना है। तो मान लेते हैं कोई भी सेल, मान लो हम लोग यहां से 3 सेल को लेके कनेक्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर।
ईएमएफ ई ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट पास हो रहा है आई। इसके डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। तो इन तीनों सेल के लिए अल्टीमेटली कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इन सब का टोटल ईएमएफ कितना है। टोटल ईएमएफ मतलब पावर या फिर वोल्टेज जो है वो ई सीरीज पे है, ठीक है। याद रखना ये बात, सीरीज पे जितना भी बैटरी और सेल कनेक्ट होगा उसका जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, मतलब टोटल ईएमएफ होगा ई प्लस ई मतलब 3E, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल ईएमएफ ई डैश। और अभी देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले तो जो इन लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश इक्वल्स टू सब कुछ तो सीरीज पे है आर प्लस आर 3R। तो इन तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल के साथ भी सीरीज पे है। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा 3R प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हो गया सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अभी हम लोग इजीली सर्किट का करंट भी निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला यूज करके। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई R। V यानी कि पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल हम लोग E डैश यानी कि 3E है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज का जो सोर्स है वो है हम लोग का E, ठीक है। तो E और V का यूनिट भी सेम है, वोल्ट है, सिर्फ डिफरेंस क्या है E और V में। E के टाइप पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट नहीं होता और V मेजर करने के टाइप पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग को मेजर करना पड़ता है, तो वही है। तो यहाँ पर V डाल देते हैं हम लोग, कितना है हम लोग का 3E, और R कितना है हम लोग का 3R प्लस R। ये होता है हम लोग करंट, ठीक है। जब 3 सेल कनेक्टेड इन सीरीज तो इन लोगों का जो ये करंट पास होता है तब कोई भी एक्सटर्नल सर्किट में से वो करंट हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अभी अगर 3 सेल के जगह पर कोई भी n सेल यहाँ पर कनेक्ट होता है तब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर n सेल्स कनेक्ट है, तब क्या होगा, तब 3 के जगह पे n सेल्स को रिप्लेस कर दो NE बाई NR प्लस कैपिटल R। मतलब if n number of cells are connected in series, then the current in the circuit is I equals to NE by NR प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब बात करेंगे पहले हम लोग 3 सेल से ही, 3 का निकालने से तो हम लोग n का भी निकाल नहीं सकते हैं। तो 3 सेल अगर पैरेलल में होता है तब सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो हम लोग को निकालना है। देखते हैं। तो यहां पर 1 2 3 सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल आर, हर का ईएमएफ ई करके है, ठीक है, सबका ईएमएफ ई करके। टोटल करंट हम लोग मान लेते हैं आई, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल, ठीक है। तो पैरेलल पे क्या होता है, पैरेलल पे होता है हम लोगों का वोल्टेज कांस्टेंट। यहाँ पर वोल्टेज की जगह पे दिया हुआ है ईएमएफ, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, मतलब नेट ईएमएफ और टोटल ईएमएफ जो होगा वो होगा हम लोगों का E डैश इक्वल टू ई। ये भी याद रखना जरूरी है कि पैरेलल पे
ईएमएफ जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि सीरीज में हम लोगों ने ई प्लस ई करके ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर पैरेलल पे हम लोग को ऐड नहीं करना है, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल जो है वो सेम रहना चाहिए, तो इसका वैल्यू ई होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है पैरेलल पे है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा 1/R इक्वल्स टू 3/R। ठीक है, तो R डैश इक्वल्स टू R/3, ये हो गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो इस सर्किट को अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाइंग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, मतलब तीनों बैटरी को हटा के एक बैटरी यूज करते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, सर्किट का करंट हो गया I, और ईएमएफ तो E रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगा हम लोग का R/3। मतलब तीनों बैटरी मिलके एक बैटरी जैसा काम करेगा, जिसका ईएमएफ होगा E और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हम लोग का R/3। अभी ये R/3 और ये कैपिटल R है हम लोग का सीरीज पे, तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश जो है वो हो जाएगा R/3 प्लस। अभी हम लोग इजीली करंट निकाल सकते हैं, वही पिछले वाला फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR से, तो I बन जाएगा हम लोगों का V/R, मतलब E/R, और E यहाँ पर E है इसका वैल्यूज, और R जो है R हो जाएगा R डैश, R बन जाएगा हम लोगों का R/3 प्लस कैपिटल R। तो ये सिंप्लीफाई करने से R प्लस 3R दैट इज इक्वल्स टू 3E/R प्लस 3। ठीक है, ये हम लोगों ने तीन रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया या डिटरमाइन कर लिया है। अभी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए करंट I होगा NE/R प्लस N, ये होगा हम लोग का n नंबर ऑफ सेल्स। अगर पैरेलल पे कनेक्ट होता है तो उसके लिए करंट I इक्वल्स टू NE/r प्लस कैपिटल N। ठीक है, ये हम लोगों ने n नंबर ऑफ सेल के लिए निकाल लिया है। अभी हम लोग देखेंगे मिक्स्ड के बारे में। मिक्स्ड का जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स्ड का जो है वो अभी बोर्ड पे आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और इजी भी है लेकिन थोड़ा लेंदी है। तो इसका सर्किट जो है वो देख लेते हैं पहले। सर्किट थोड़ा बड़ा होता है मिक्स्ड का। देखो मिक्स्ड पे हम लोगों को करंट भी डिटरमाइन करना है, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए मैक्सिमम करंट पास होने का कंडीशंस भी हम लोगों को निकालना है। वो होता है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग कि यहां पर कुछ सेल सीरीज पे कनेक्टेड है, ऐसा करके बहुत सारा सीरीज पैरेलल पे कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत सारा सीरीज हम लोग का पैरेलल पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सर्किट, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने दे दिया है कि वो है हम लोगों का कैपिटल R। हर एक सेल का मान लेते हैं, हर एक सेल का ईएमएफ है E, और सॉरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल। हर एक सेल का ईएमएफ है E
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। करंट इनमें से पास होने वाला है आई। ठीक है, इसका जो सर्किट है वो धीरे धीरे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन सारा सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा देता हूं, सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन को रख देता हूं। तो देखो सीरीज में जितना भी रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, इसका ये हो गया, फिर हम लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया कैपिटल आर, करंट हो गया आई। तो अभी इन सेल्स का हम लोगों को ईएमएफ और वोल्टेज सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर m नंबर ऑफ सेल्स है और ऐसा करके n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल पे। ठीक है, यहां पर n नंबर ऑफ सेल्स है सीरीज पे और ऐसा करके जितना भी m नंबर ऑफ सेल्स है वो पैरेलल पर है n नंबर तक। ठीक है, तो m नंबर ऑफ सेल्स सीरीज पे होने से इसका जो ईएमएफ है वो ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा me, और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पे होने से ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा n, me n, me n, me n। ठीक है, देखो तब सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी इस सर्किट को भी सिंप्लीफाई करना है। इस सर्किट को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इन सब कॉम्बिनेशन हटाकर हम लोग एक बैटरी और एक सेल यूज करेंगे। इन सारा कॉम्बिनेशन को हटाकर हम लोग अभी एक सेल यूज करेंगे, तब हम लोगों का जो है मेन सर्किट जो है वो हम लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बैटरी हम लोगों ने दिया और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, करंट आई पास होगा। अभी देखना है इन सब बैटरी का इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ईएमएफ जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या देखा है, ईएमएफ चेंज नहीं होता, मतलब एमई जो है एमई ही रहेगा। और यहां पर हम लोग अभी बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 बाई आर डैश इक्वल्स टू सब इंटरनल रेजिस्टेंस है हम लोग का पैरेलल पे, ऐसा करके है m नंबर m टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा और नीचे पे आ जाएगा सॉरी ये सारा है m करके और ये है n टाइम्स तक। ठीक है, ये सारा है n टाइम्स तक। तो ऊपर में सब प्लस करने से आ जाएगा n और नीचे m। ठीक है, क्योंकि दो प्लस करने से, मान लो ये राइट वाला टर्म नहीं है, दो प्लस करने से 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 3 होने से 3 होगा, 4 होने से 4 होगा। क्योंकि यहां पर n टाइम्स तक है तो n बाई mr हम लोग का बन जाएगा। तो r डैश इक्वल्स टू mr बाई n। ये हो गया हम लोग का ये नया सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस mr बाई n। ठीक है, अभी हम लोग करंट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। करंट क्या होगा हम लोगों का, अच्छा उससे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू निकाल लेते हैं, वो होगा mr बाई n प्लस R। इसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली सीरीज पे चला जाएगा, तो सीरीज पे क्या होता है, डायरेक्टली प्लस होता है। तो हम लोग R डैश इक्वल्स टू mr बाई n प्लस R। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, ये हो गया हम लोग का वोल्टेज और पोटेंशियल और ईएमएफ। अभी यूजिंग V इक्वल्स टू IR करंट हम लोग निकाल लेते हैं। E के जगह पर होगा ME,
आर के जगह पर होगा एम आर बाई एन, तो आ जाएगा एम एन ई बाई एम आर। यहां पर हम लोगों ने प्लस आर नहीं लिखा है, तो प्लस करने से आएगा प्लस एन, ये आएगा। तो ये हो गया हम लोग का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जो है वो करंट, मतलब सर्किट में से कितना करंट पास होगा। अभी हम लोगों को मैक्सिमम करंट मतलब आई मैक्स होने के लिए जो कंडीशन है वो हम लोगों को निकालना है कि कब हम लोगों का आई जो है वो मैक्सिमम होगा। तो आई को मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सकता है उसके लिए उसका वैल्यू जो है वो उतना बड़ा होगा। जैसे कि 1/2 और 1/100, इनमें से 1/2 जो है वो 1/100 से बहुत ही बड़ा है, मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा होल का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो हम लोगों को इसको छोटा करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एम एन ई बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर एम आर होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर एन आर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रह जाएगा सिर्फ एम आर प्लस एन आर। इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं। फिर इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे डाल देते हैं, जो आ जाएगा हम लोगों का ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, मतलब एम आर एन, ठीक है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। अभी इसको देखते हैं, ये जो है ये प्लस वाला टर्म, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अभी इसको हम लोग सबसे छोटा वैल्यू निकालते हैं और सबसे छोटा वैल्यू होने का कंडीशन निकालते हैं। तो ये पहला बात तो है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये है स्क्वायर पे, होल स्क्वायर पे, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0, रूट ओवर एम आर माइनस रूट ओवर एन आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो सकता है लोएस्ट, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो रूट ओवर एम आर माइनस रूट ओवर एन आर इक्वल्स टू 0, रूट ओवर एम आर माइनस रूट ओवर एन आर इक्वल्स टू इक्वल्स टू स्क्वायर करने से एम आर इक्वल्स टू एम, दैट मीन्स हम लोग आर इक्वल्स टू एम बाई एम आर, ठीक है। ये है हम लोगों का कंडीशन। अगर यहां पर 3 सीरीज और 3 पैरेलल होता है, मतलब हम लोगों का जो सर्किट है वो बस इतना में ही कंप्लीट हो जाता है, 3 सीरीज और 3 पैरेलल, और ज्यादा कुछ नहीं होता। सर्किट जो है यहां पर ही हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तब जाके हम लोगों का जो कंडीशंस बन जाएगा 3 सीरीज और 3 पैरेलल पे है, तो एम और एन का वैल्यूज दोनों 3 है, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर एम का वैल्यू कितना है, 3 है, एन का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आर इक्वल्स टू 3/3 आर, मतलब आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इक्वल होगा तब सर्किट में सबसे ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। आज हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है इस चैप्टर का, मैंने बहुत कुछ समझा दिया है, तो शायद से थोड़ा ज्यादा हो सकता है थियोरेटिकल के लिए, एंड उसके नेक्स्ट क्लास में
हम लोग एक काम करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे तो थोड़ा दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा आप लोगों का। तो हम लोगों का फिर 1 या 2 क्लास न्यूमेरिकल देख के हम लोग फिर आएंगे थ्योरी पे, ठीक है। तब तक जितना टाइम मिलेगा उस टाइम पे आज मैंने जितना तक समझाया है उतना तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, सीख लो और कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस भी कर लो। फिर हम लोग न्यूमेरिकल के बाद इस चैप्टर पे फिर से आएंगे। वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना तक ही है, बाकी 3 या 4 टॉपिक ही है इस चैप्टर में। फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। टाटा।